प्रिय विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान में हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेष सामग्री और महत्व के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने अर्थशास्त्र के उदय से लेकर अब तक के सफ़र को भली भांति समझा और यह अध्ययन किया कि 1776 से पूर्व अर्थशास्त्र का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे संक्षिप्त में राष्ट्रों का धन कहा जाता है। इस पुस्तक से अर्थशास्त्र को नया रूप मिला और स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का ये पहला प्रयास था। उसके बाद मार्शल ने इसे ऊंचाइयों पर स्थापित किया और तब से अर्थशास्त्र के मूल तत्व के रूप में या अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों के रूप में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन कालांतर में अनेक ऐसी घटनाएं हुई, अनेक आर्थिक क्रियाकलाप आए और मानव की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती गई, निरंतर परिवर्तन होता गया और दूसरी कुछ वैश्विक घटनाएं भी रही, जिसके कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विकसित हो गया और अर्थशास्त्र दो शाखाओं में विभक्त हो गया और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में उभर कर सामने आया। ये दोनों शब्द रैग्नर फ्रिश ने दिए थे और आपने उस व्याख्यान में ये भी जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के अध्ययन से या समग्र आर्थिक घटनाओं के अध्ययन से है। साथ ही आपने ये भी जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आज हम इस व्याख्यान में समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम परिभाषाएं लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अभी देखें तो इनके शब्द को जानना भी बहुत ज़रूरी है। समष्टि शब्द अंग्रेजी के मैक्रो MACRO शब्द का हिंदी अनुवाद है और मैक्रो शब्द अर्थात अंग्रेजी का MACRO शब्द ग्रीक भाषा के MAKROS मैक्रोज शब्द से उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है व्यापक, वृहद, बड़ा या समग्र। यहाँ पे व्यापक, वृहद और बड़े से मतलब समग्र या समूह से है, अर्थात समष्टि यानी समग्र या समूह। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण या समग्र का अध्ययन है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, कुल उत्पादन, समग्र मांग, सामान्य कीमत स्तर जैसे समूह या समग्र का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी आर्थिक चरों, आर्थिक घटनाओं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित दो मुख्य परिभाषाओं का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। पहली परिभाषा बोल्डिंग के अनुसार दी गई है और वो इसे बड़े समूह के अध्ययन से संबंधित परिभाषा देते हैं और ये कहते हैं कि यह कोई विशेष मदों या फिर छोटी छोटी इकाइयों या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके समूह का अध्ययन करता है। उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार से वर्णन किया है। समष्टि अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो बड़े समूहों और औसतों का अध्ययन करता है, न कि कुछ विशेष मदों का। यह इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करता है तथा इनके पारस्परिक संबंधों की जांच करता है।
इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं अपितु इन मात्राओं के समूह से संबंध रखता है। यह व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से, व्यक्तिगत कीमत की अपेक्षा सामान्य कीमत स्तर से, व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन की बजाय राष्ट्रीय उत्पादन से संबंध रखता है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने दी है और ये बड़ी सुंदर परिभाषा है। गार्डनर एक्ले ने समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक रूप में परिभाषित किया है और दो उदाहरण देके समझाया, एक हाथी के रूप में और एक वन के रूप में। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं पर व्यापक रूप में विचार करता है और हाथी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार यदि हाथी का अध्ययन किया जाता है तो संपूर्ण हाथी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये समग्र अध्ययन या समष्टिगत अध्ययन है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह का ही अध्ययन किया जाता है, समग्र अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हाथी के संपूर्ण आकार का अध्ययन करना हो तो हम समग्र अध्ययन, समष्टि अध्ययन कहेंगे, और यदि उसके अलग अलग अंगों का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे पूंछ, पैर, सूंड, इन सब का अलग अलग करते हैं तो वो व्यष्टिगत अध्ययन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से रूप बदल कर उन्होंने वन के रूप में भी इसको स्पष्ट किया और कहा यदि हम एक वन से संबंधित संपूर्ण पेड़ों के समूह का अध्ययन करते हैं तो ये समष्टिगत अध्ययन होगा, जबकि उस वन के अंतर्गत अलग अलग पेड़ उगे हुए पेड़ों का अलग अलग अध्ययन करें तो वह व्यष्टिगत अध्ययन होगा। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के अध्ययन से है, न कि विशिष्ट इकाइयों या व्यक्तिगत इकाइयों से। इस प्रकार हम कह सकते हैं संक्षेप में कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र रूप से अध्ययन करता है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यद्यपि पूर्व के व्याख्यान में भी आपने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी, फिर भी मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र इस प्रकार है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और समष्टिगत या समष्टि मूलक रूप से वितरण के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आय और रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर, निवेश का स्तर, उपभोग का स्तर और बचत के स्तर के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक इसी तरह से सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत के अंतर्गत हम मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति और इससे संबंधित सामान्य कीमत स्तर किस प्रकार से निर्धारित होता है या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और आर्थिक विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर ये तय करते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अल्प विकसित है या विकासशील कौन कौन से देश हैं या विकास की पथ पर कौन से देश चल रहे हैं। आप विभिन्न देशों के आर्थिक स्तर की तुलना भी हम इन आर्थिक विकास के सिद्धांतों के आधार पर करते हैं और वितरण के समष्टि मूलक सिद्धांत के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय के अंग के रूप में मजदूरी का कितना अंश है, लाभ का कितना अंश है, ब्याज का कितना अंश है या जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके पूरे समूह का या उनके पूरे क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा है, कितना भाग है, यह हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को जानेंगे। जैसा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र से हमने जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र
वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। 1930 से पूर्व अर्थशास्त्र की व्यष्टिगत शाखा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और 1930 तक उन्हीं सिद्धांतों को का विस्तार रूप में अध्ययन किया जाता है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन 1930 की महान मंदी ने अर्थशास्त्र विषय में खलबली मचा दी और यह समझा जाने लगा उस समय कि जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या इन सिद्धांतों से 1930 में आई मंदी से उबरा जा सकता है। यदि नहीं उबरा जा सकता है तो हमारे आर्थिक सिद्धांतों में या नियमों में क्या कमी रह गई है। वहीं से समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अधिक महत्व हो गया या फिर महत्व बढ़ने लगा और उसके बाद से लेकर अब तक समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का ही बोलबाला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का आधारभूत अध्ययन है, लेकिन विश्व में प्रत्येक देश के विकास की संकल्पनाओं को अपनाने से और विकास की राह पर चलने से और देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करने के कारण समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता गया। 1930 की महान मंदी हो या फिर उसके बाद विकास केंद्रित परिभाषा से या उसके बाद आर्थिक विकास की संकल्पनाओं, आर्थिक समृद्धि के सिद्धांतों के कारण समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही गया और वर्तमान तक आते आते समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बन गई। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बिंदुओं को यदि हम देखें तो इस प्रकार बता सकते हैं या लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के निष्पादन का ज्ञान, विभिन्न आर्थिक समस्याओं का ज्ञान, आर्थिक नीति निर्धारण में उपयोगी, आर्थिक विकास के अध्ययन में उपयोगी, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में उपयोगी, आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का ज्ञान, समष्टि मूलक विरोधाभासों का ज्ञान। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होगा। यदि हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, उसकी विभिन्न समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, उस अर्थव्यवस्था में विद्यमान बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, मंदी या अन्य आर्थिक समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। किसी भी देश को जितनी भी उसकी आर्थिक समस्याएं हैं या आर्थिक विकास के राह में जो भी रोड़े आ रहे हैं या अवरोध हैं, उन्हें दूर करने के लिए किस प्रकार की नीतियों को अपनाया जाना चाहिए, कौन सी आर्थिक नीतियां ज़्यादा सटीक होगी, यह जानने के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के मॉडल कौन से अपनाए जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था तेज़ गति से विकास कर सकती है या वृद्धि प्राप्त कर सकती है। यदि इसका अध्ययन भी हमें करना है तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाएगा और अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना यदि हमें करनी है तो उसके लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे वैश्विक आर्थिक घटनाओं के बारे में देखें या फिर किसी पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के अंदर आने वाली उतार चढ़ावों, चाहे वो राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव हो रहे हों या फिर उत्पादन और रोजगार के स्तर में उतार चढ़ाव हो रहे हों या फिर आर्थिक चक्रों में, व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव हो रहे हों, इन सब का अध्ययन हमें समष्टि अर्थशास्त्र कराता है और ये भी बताता है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ ऐसे सिद्धांत या नियम
जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागू होते हैं या व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू होते हैं, वही नियम या सिद्धांत समष्टिगत या समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लागू नहीं हो सकते हैं, जिसे हम विरोधाभास कहते हैं। समष्टिगत विरोधाभास, यदि इनका अध्ययन भी हम करना चाहें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कर सकते हैं। इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को इन बिंदुओं से बता सकते हैं। धन्यवाद।